तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 है मैटर अराउंड अस, यानी यहाँ पदार्थ हमारे चारों ओर या फिर हमारे चारों ओर के पदार्थ। ये एक्सप्लोरेशन बुक का चैप्टर नंबर 2 है मैटर अराउंड अस। इस चैप्टर 2 का नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं बेहतरीन तरीक़ों से। वैसे चैप्टर 1 प्रोवाइड किए थे, वो कंप्यूटर लैंग्वेज था और ये हैंड रिटेन है और टॉपर नोट है, तो इसको बेहतरीन तरीक़ों से आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पूरा चैप्टर का नोट्स है, वो भी हैंड रिटेन कलम से बनाया हुआ, जो कि ये टॉपर का है। किसका है? टॉपर का है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैटर। अब ये मैटर होता क्या है ये समझते हैं। यहाँ पर मैटर वो वाला मैटर नहीं जो झगड़ा उगड़ा हो जाता है, वो वाला मैटर नहीं। मैटर कहने का मतलब पदार्थ। क्या? मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब ये मैटर होता क्या है ये समझते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब ये द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान कहे तो भार। क्या? भार। आपका भी कुछ वजन होगा, 40 केजी के होंगे या फिर 50 केजी के होंगे। आपका जो वजन है वही क्या क्या कहलाता है? द्रव्यमान। आप सामान जाते हैं लाने के लिए चौक पर या फिर किसी दुकान वाले के यहाँ, आलू लेते हैं या फिर प्याज लेते हैं, वो भी तौल कर देता है। तो वो जो तौल कर दिया है 1 केजी 2 केजी जितना भी दे, वो क्या है? वजन है, चाहे वो ग्राम में ही क्यों ना हो, वो क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। अब ये यहाँ पर एक शब्द आया आयतन। अब ये आयतन क्या होता है वो समझते हैं। अब समझते हैं आयतन के बारे में। अब यहाँ पर जो एक शब्द आया आयतन, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। अब ये आयतन होता क्या है? आयतन वैसा वस्तु जो कुछ जगह छेकता हो। क्या छेकता हो? जगह छेकता हो, आयतन कहलाता है। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, जैसे यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर एक हम किताब रख दिए। क्या रख दिए? ये मान के चलिए ये क्या है? किताब है। ये क्या है? एक किताब है। यहाँ पर देखिए ये क्या है? किताब है। अब यहाँ पर जो किताब ये रखा हुआ है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। स्पेस ऑक्यूपाई कहने का मतलब ये स्पेस कुछ छेका यहाँ पर, यानी पीछे वाला चीज़ क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा है। ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ये स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है? ये स्पेस इतना ऑक्यूपाई किया। यहाँ पर देख सकते हैं इतना स्पेस ये क्या क्या है? छेका है। तो ये जितना जगह में छेका है, जितना ऑक्यूपाई किया है, यही क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ठीक है। तो जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ के में जैसे एग्जांपल हो गया बुक। बुक हमारा क्या होता है? पदार्थ होता है। बुक क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या वो जगह स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है? करता है। ये इसका भी कुछ आयतन होगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है तो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो जैसे पेन की बात करते हैं, पेन भी कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। अगर हम कहीं पर पेन रख देते हैं तो क्या वो जगह नहीं छेकेगा? छेकेगा। क्या पेन का कुछ वजन नहीं होगा? 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी हो, कुछ जगह उसका द्रव्यमान होता है और कुछ आयतन होता है, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे चेयर की बात करें तो चेयर भी क्या है? हमारा पदार्थ है। वाटर भी पदार्थ है, एयर भी पदार्थ है, स्टोन भी पदार्थ है, वुड भी क्या है? पदार्थ है, यानी लकड़ी भी क्या है? पदार्थ है। इटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के गुण। अब हम लोग समझने वाले हैं पदार्थों के गुण के बारे में। इसके गुण क्या होते हैं? मैटर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कहने का मतलब पदार्थ के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करते हैं पहला है मैटर हैज़ मास, यानी कहने का मतलब पदार्थ का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? वजन होता है, भार होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स मैटर इज़ हैवी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पदार्थ है वो क्या होगा? हैवी होगा, भारी होगा। इट कैन बी मेजर्ड, यानी उसको हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। यानी कितना केजी का है, वो कितना उसका भार है, ये सब हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। जो मैटर है वो स्पेस क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, छेकता है, स्थान घेरता है। वो अभी हम बतलाएं, जैसे बुक हम रख देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, वो पीछे वाला क्या कर लेगा? जगह को छेक लेगा। वो पीछे वाला नहीं दिखता है, तो वो क्या हुआ? वो स्थान को ऑक्यूपाई किया। पदार्थ क्या किया? स्थान को घेरता है, छेकता है। ठीक है। यानी इसका मतलब इट मीन्स मैटर टेक्स अप स्पेस।
यानी इसका अर्थ यह है कि पदार्थ क्या करता है, स्थान को घेरता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है किसी से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान के चलिए एक घर, ये जो घर होता है, क्या घर ऐसा ही बन जाता है? नहीं, घर भी क्या छोटे छोटे ईंट से मिलकर ये बड़ा सा घर बना। इसी तरह जो मैटर है वो जैसे कुर्सी है, कुर्सी या फिर मान के चलिए कोई भी चीज़ है, मैटर पदार्थ है, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। यहाँ पर कण जो होता है वो परमाणु, अणु या फिर आयन हो सकता है। ये क्लास 10th में पढ़ना है तो आपको कणों के बारे में, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन, यानी सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी बहुत ही छोटा छोटा कण से मिलकर बना रहता है, जिसे परमाणु, अणु या फिर आयन कहते हैं। देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कहने का मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट पैक्ड टुगेदर, यानी जो पदार्थ के जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, कण जो होते हैं छोटे छोटा, आपस में क्या होते हैं, सटे नहीं होते। उसके बीच में भी क्या होते हैं, कुछ गैप होते हैं, स्पेस होते हैं। ठीक है। इसके बाद मैटर हैज़ वॉल्यूम। क्या है? मैटर हैज़ वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब पदार्थ का आयतन होता है। आयतन यानी पदार्थ का तो आयतन होता ही है, वॉल्यूम तो होगा ही, क्योंकि अगर वो पदार्थ है तो वो उसका वॉल्यूम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही, वॉल्यूम होगा यानी द्रव्यमान भी होगा ही। ऐसा एक भी मैटर नहीं एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पर जिसका वजन ना हो। अगर वजन ना हो तो वॉल्यूम भी नहीं होगा, अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो वजन भी नहीं होगा, अगर दोनों नहीं होगा तो मैटर होगा ही नहीं। अगर मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, और वजन होगा तो उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम कहने का मतलब वो कुछ स्थान क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, छेकता है। यानी इसका मतलब होता है इट मीन्स मैटर ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी इसका मतलब वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ कुछ ना कुछ स्थान को घेरता है। मैटर हैज़ इनर्सिया, मैटर क्या है, एक इनर्सिया है। इनर्सिया कहने का मतलब पदार्थ में जड़त्व होता है। क्या है, क्या होता है, जड़त्व होता है। इसका मतलब क्या होता है, जड़त्व मतलब क्या होता है? इट मीन्स मैटर रेसिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब इसका अर्थ यह है कि पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? परिवर्तन का विरोध करता है। इसके बाद सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, यानी सभी प्रकार के पदार्थों की सामान्य विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, विशेषता के बारे में मैटर के। तो यहाँ पर मैटर हैज़ मास, मैटर का कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, मास होता है। ठीक है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर जो है यानी पदार्थ जो है वो क्या स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, छेकता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कण से मिलकर बना होता है। देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी वो जो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होते ही हैं। पार्टिकल्स के बीच में गैप यानी स्पेस होता है। ठीक है। इसके बाद है पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो पार्टिकल होता है, कण होता है मैटर में, वो हर समय मूविंग में रहता है, यानी वो हर समय क्या रहता है, चलते फिरते रहता है, नाचते रहता है। ठीक है। लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इतना टिनी पार्टिकल्स होता है, इतना छोटा रहता है कि वो हमारे आंखों से क्या होता है, नगण्य होता है, दिखाई नहीं देता। इसके बाद है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, यानी मैटर जो है एग्जिस्ट करता है इस पृथ्वी पर कितने स्टेट में, 3 स्टेट में। यानी जो पदार्थ की अवस्था है वो 3 भागों में विभाजित करता है। कितना? 3 भागों में विभाजित हुआ है। जैसे स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करें, कितने भागों में विभाजित हुआ है? 3 भागों में। पहला होता है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड यानी द्रव, तीसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस होता है। ठीक है। अब समझते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट यानी अवस्था परिवर्तन। अब ये अवस्था परिवर्तन क्या होता है ये समझते हैं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कहने का मतलब पदार्थ तापमान
या दाब में परिवर्तन द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। यानी मैटर जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी बदल सकता है। जैसे मान के चलिए आइस क्यूब देखे होंगे, आइस क्यूब या फिर आइस देखे होंगे, बर्फ़ का गोला देखे होंगे। बर्फ़ क्या रहता है, सॉलिड अवस्था है। मान चलिए क्या होता है, जो फ्रिज में जमाया जाता है वो क्या होता है, बर्फ़ होता है। ये जो बर्फ़ है वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में। थोड़ी देर बाद देखिएगा गर्मी के कारण क्या होगा, ये पिघल जाएगा। पिघलने के बाद ये लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में, कि लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। यानी इसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले सॉलिड अवस्था में था, अब लिक्विड अवस्था में आ गया। तो इसका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। समझ में आया। तो अवस्था परिवर्तन यानी अवस्था जो रहता है, ठोस का हो या द्रव्य का हो या फिर गैस, उसका चेंज होना ही क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी कहने का मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, गुण होते हैं। ठोस, द्रव्य तथा गैस के भी कुछ गुण होते हैं, और वो क्या क्या गुण है वो समझते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें, अगर शेप की बात करें, किसकी बात करें, शेप की बात करते हैं। किस में, ठोस में। किस में, ठोस में। अगर ठोस में बात करें, किसकी, शेप की, आकृति की, तो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। आपके पास अभी मोबाइल होगा, वो कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं पर रूम में रख दीजिए। 10 दिन के बाद आइएगा तो क्या वो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, क्या वो लिक्विड अवस्था में चल जाएगा, नहीं। उसका जो शेप होता है वो निश्चित होता है। अब हम लोग समझते हैं लिक्विड यानी द्रव का शेप कैसा होता है। इसका जो शेप होता है, नो डिफिनिट शेप, यानी टेक शेप्स ऑफ कंटेनर, यानी निश्चित आकार नहीं होता है, पात्र का आकार लेता है। यानी अगर आप गोल वाले वस्तु में रख दीजिएगा या फिर आप ग्लास में रख दीजिएगा तो वो जो लिक्विड है वो उसी शेप में आ जाएगा। जिस शेप में आप रखिएगा उसी शेप में द्रव्य आ जाता है। तो इसका कोई शेप निश्चित नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद है गैस। गैस का जो शेप होता है, नो डिफिनिट शेप, फिल्स द इंटायर कंटेनर। कहने का मतलब इसका भी जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है, निश्चित आकार का नहीं है, पूरा पात्र भर लेती है। गैस भी मान के चलिए एक रूम में अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो वो जो अगरबत्ती का धुआं है वो पूरे रूम में फैल जाता है। इसका कोई शेप नहीं होता है, जिस शेप में आप रखिएगा उसी शेप का आकार ले लेता है। तो यहाँ पर सॉलिड का जो शेप होता है वो निश्चित होता है, लिक्विड का और गैस का निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम कहने का मतलब जो जितना स्थान वो छेकता है, ठीक है, डैट इज कॉल्ड आयतन या फिर वॉल्यूम। अब यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर आयतन क्या होगा सॉलिड का। अब आयतन की बात करें तो ये निश्चित होता है, इसका किसका, सॉलिड का निश्चित होता है। अगर मान के चलिए 10 दिन के लिए आप अगर मोबाइल एक रूम में रख देते हैं तो क्या 10 दिन के बाद आइएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। वो जो क्यूब शेप था मोबाइल का, क्या वो गोल बन जाएगा मोबाइल आपका, नहीं, उसका शेप जो होगा वो निश्चित होगा। ठीक है। इसके बाद है इसका जो लिक्विड का जो शेप होता है वो निश्चित इसका जो आयतन होता है लिक्विड का वो निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित। यहाँ पर इसका अनिश्चित होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ आयतन ये अनिश्चित होगा। क्यों अनिश्चित होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए लिक्विड अगर हम ग्लास में रख देते हैं तो वो ग्लास के आयतन का ले लेगा। अगर हम नीचे रखते हैं तो नीचे फैल जाएगा और उसका आयतन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वो ज़्यादा छेक लेगा। तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर निश्चित मिस्टेक से लिखा गया तो यहाँ पर अनिश्चित हो जाएगा। अब गैस की बात करें तो नो डिफिनिट वॉल्यूम एक्सपेंड्स टू फिल कंटेनर, यानी कहने का मतलब निश्चित आयतन नहीं होता है, पात्र को भर देती है। ठीक है। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कणों के बीच का स्थान। यानी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स यानी कण से मिलकर बना होता है। उस कण के बीच में भी कुछ ना कुछ गैप होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करें तो बहुत कम सॉलिड में जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उस टीनी पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए तो इसमें कैसा बल लगता है, इसमें आकर्षण बल जो लगता है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है। इसके बाद लिक्विड की बात करें तो मोर देन सॉलिड, यानी सॉलिड की अपेक्षा ठोस से अधिक होता है इसके बीच के गैप। यानी मान के चले यहाँ पर यहाँ पर 3 सॉलिड ले, 3 एक डब्बा लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, 1 2 3। ठीक है। ये सॉलिड का, यहाँ पर जो पहला है ये सॉलिड का है, ये लिक्विड का और ये गैस का है। अब यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स हम क्या किसे रहे हैं और यहाँ पर दूरी क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होगा यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों पार्टिकल्स के बीच में दूरी इतना है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए और दे दे रहे क्योंकि ये घना रहता है, इसका घनत्व ज़्यादा रहता है सॉलिड का। यहाँ पर ये पार्टिकल्स की दूरी हो गई,
अब यहाँ पर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखिए कितना दूर पर रहेगा, ये लिक्विड का हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी है वो सॉलिड की अपेक्षा क्या है, थोड़ा ज़्यादा दूर है। लेकिन गैस की बात करें तो गैस में देखिए यहाँ पे गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर में रहता है, बहुत ही ज़्यादा दूर में, किसकी अपेक्षा, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये तीनों इसका क्या हो गया, कणों के बीच की दूरी हो गया है। इसे डायग्राम के सहायता से अगले पेज में हम लोग समझने वाले हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग समझते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षण बल। आकर्षण बल कैसा रहता है, जैसे अभी बात किए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षण बल। सॉलिड की बात करें तो बहुत अधिक रहता है। क्यों अधिक रहता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स के बीच की गैप की जो दूरी होती है बहुत कम रहती है। जितनी कम दूरी होगी उतना ही जो स्ट्रॉन्ग बल लगेगा दोनों के बीच की जो यानी वो एक नॉर्मल अगर भाषा में बोले तो वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही क्या होगा, मजबूत होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके बीच की जो अट्रैक्शन होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है। वीकर देन सॉलिड, ठोस से कम होगा। जितना इसमें अट्रैक्शन बल लगता है सबसे ज़्यादा, इससे कम किसका रहेगा, लिक्विड का रहेगा। लिक्विड से भी कम किसका रहेगा, गैस का रहेगा। ठीक है, इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, संपीड्य असंपीड्यता की बात करें, संपीड्यता यानी कहने का संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। क्या, दबाना। यानी सॉलिड की बात करें तो निग्लेजेबल है, यानी कहने का मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता है, लगभग नहीं, न के बराबर। अगर लिक्विड की बात करें तो बहुत कम, गैस की बात करें तो बहुत अधिक। तभी तो बैलून में अगर हम हवा को भर देते हैं, या तो मुंह से भरे या फिर किसी मशीन के द्वारा, फिर आप बैलून को दबाइएगा तो वो दब जाएगा। क्यों दबेगा, क्योंकि जो गैस होता है वो असंपीड्य होता है, संपीड्य होता है, यानी उसे दबा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कहने का मतलब प्रवाहिता। अब सॉलिड में बात करें तो कैन नॉट फ्ले, क्या सॉलिड बहता है। अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल क्या है, एक सॉलिड है। अगर हम टेबल या फिर नीचे रख दे तो क्या मोबाइल बहकर कहीं और चला जाएगा, वो पानी की तरह जैसे बहता है, नहीं, वो नहीं बहेगा, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो परवाह नहीं कर सकता है। कैन फ्लो, और लिक्विड की बात करें तो वो कैन फ्लो, यानी कहने का मतलब वो परवाह कर सकता है। अगर पानी को यहाँ से अगर नीचे उछला जाए तो वो एक स्थान से दूसरी जगह जा सकती है, क्योंकि वो फ्लो कर सकती है। क्यों फ्लो कर सकती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए वो फ्लो कर सकती है। और गैस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लो करेगा, कैन फ्लो वेरी इजिली, बहुत आसानी से करेगा परवाह। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तभी तो अगर अगरबत्ती अगर एक रूम में जलाया जाए तो पूरे रूम को पूरा गमका देती है। अब हम बात करेंगे डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अभी जो समझ रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस के बीच की जो कण की जो बीच की जो दूरी थी वो डायग्राम की सहायता से आप समझते हैं फिर से। जैसे यहाँ देखिए, अभी हम समझाए तो वही है। सॉलिड का देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही सटा है, लेकिन लिक्विड की बात करें तो सॉलिड की अपेक्षा क्या है, थोड़ा हटा है, और गैस का तो बहुत ज़्यादा हटा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या है वो समझते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कण एक दूसरे के बहुत क्या होते हैं, पास होते हैं, ये पहले ही समझ चुके थे। पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट फिक्स्ड, दे कैन मूव, यानी कण पास होते हैं लेकिन निश्चित नहीं होते, वे गतिशील होते हैं। गतिशील कहने का मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जा सकता है। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा गैस। गैस यानी पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी दिशा में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कण एक दूसरे से दूर होते हैं और सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कण के बीच की दूरी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा है। किस में, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस में। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब विसरण को ध्यानपूर्वक देखिए, समझते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन है, यहाँ पर देखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस विथ द पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कहने का मतलब एक पदार्थ के कणों का जो दूसरा पदार्थ के कणों के साथ मिल जाना विसरण कहलाता है। यानी अगर कोई पदार्थ वो दूसरे पदार्थ से मिल जाता है, यानी एक पदार्थ का कण जो होता है वो दूसरे पदार्थ के कण से क्या होगा, मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण, मिश्रण नहीं, विसरण होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम अल्कोहल लेते हैं और एक में वाटर लेंगे। यहाँ पर दो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, बोल सकते हैं एक रखने वाला गिलास पात्र है। यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर जल ले लेते हैं, वैसे यहाँ पर ब्लू पानी के कलर का कर देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते क्या, जल ले लेते हैं। यहाँ पर जल है, ये क्या है, जल है, और ये क्या है, अल्कोहल है, यानी दारू है। दोनों का आपस में मिक्स कर देंगे तो दोनों का कण क्या होगा, मिल जाएगा। जल का और दारू का क्या होगा, कण आपस में मिल जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। पदार्थ एक क्या था, वाटर था, पदार्थ दो क्या था, अल्कोहल था। ठीक है,
तो इस दोनों का मिलना ही क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। वैसे इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब वो बात करते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, यानी कहने का मतलब गैस, द्रव तथा ठोस में विसरण कैसे होता है, यानी मील कैसे जाता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कण से। तो ये बात करते हैं यहाँ पर। जैसे पहला है गैस, क्या है पहला, गैस। यहाँ पर गैस में देखिए तो डिफ्यूजन ऑक्यूर्स वेरी फास्ट इन गैसेस, यानी गैसों में विसरण जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। क्यों होता है विसरण, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं, वो बहुत दूर दूर में होता है, इसलिए इसका जो विसरण होगा बहुत ही अधिक होगा। लेकिन लिक्विड की बात करें, डिफ्यूजन ऑक्यूर्स स्लोली इन लिक्विड्स, द्रवों में विसरण धीरे धीरे होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैस की अपेक्षा जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा नज़दीक होता है। गैस में बहुत ज़्यादा रहेगा पार्टिकल्स की दूरी, लेकिन लिक्विड में बहुत ही कम रहता है। किसकी अपेक्षा, लिक्विड की अपेक्षा। और लिक्विड और गैस की अपेक्षा सबसे कम किस में रहता है, सॉलिड में। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द्रव्य में विसरण धीरे धीरे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं गैस की अपेक्षा बहुत ही कम दूरी में रहते हैं। इसके बाद सॉलिड की बहुत ही कम दूरी में, गैस और लिक्विड की अपेक्षा सॉलिड में बहुत ही कम दूरी पे रहता है। पार्टिकल्स के कण की जो दूरी होती है डिस्टेंस हो जाता है। तो डिफ्यूजन ऑक्यूर्स वेरी सॉलिड, यानी ठोसों में विसरण बहुत धीमे होता है। क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स कणों के बीच की जो दूरी होती है क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर नोट में यहाँ पर दिया हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी जो रेट होता है डिफ्यूजन होने का, रेट कहने का मतलब दर यानी कितना वो स्पीड में हो रहा है विसरण, वो बात कर रहे हैं। विसरण तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे पहले कौन होगा, वो बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, गैस का होगा, इसके बाद लिक्विड का होगा, इसके बाद सॉलिड में। यानी सबसे पहले विसरण किस में हो जाएगा, गैस में, फिर इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद सॉलिड में। क्यों होगा, क्योंकि गैस की जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इससे कम लिक्विड की होती है, लिक्विड से भी कम दूरी सॉलिड का होता है। ठीक है, विसरण की दर गैस होता है पहले, इसके बाद द्रव होता है, इसके बाद ठोस होता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अभी समझने वाले हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन यानी कहने का मतलब विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो समझते हैं। तो पहला है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर, जिसे तापमान कहते हैं। दूसरा रहेगा हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का स्वभाव, नेचर कैसा है सब्सटेंस का, वो समझने वाले। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होने वाली है। इसके बाद नीचे प्रेशर, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। तापमान को आप भली भांति समझ रहे हैं, तापमान क्या होता है। जैसे आपको अभी गर्मी लग रही है, वो क्या है, टेम्परेचर है। आपको ठंडी लग रही है, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण लग रही है। तो ये सब क्या है, तापमान है। तो वही यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन का रेट अगर बढ़ रहा है टेम्परेचर की वजह से तो क्या कहलाएगा, विसरण की दर कहलाती है, या फिर टेम्परेचर कहलाएगा। यानी तापमान बढ़ने से विसरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। ये अफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से विसरण। अगर तापमान अगर ज़्यादा रहेगा विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान के चलिए वो जो विसरण है, डिफ्यूजन 15 मिनट में होने वाला था, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही वो 1 मिनट में हो जाएगा, 2 ही मिनट में हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। इसका जो डिफ्यूजन है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। यानी कारक जो होता है वो टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, किसके कारक, डिफ्यूजन कारक टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि ये क्या करती है, अफेक्ट करती है टेम्परेचर की दर को, क्या इसके जो डिफ्यूजन की दर को क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के नेचर क्या होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का स्वभाव। तो डिफ्यूजन इन गैसेज ग्रेटर देन डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, ग्रेटर देन डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, यानी कहने का मतलब सब्सटेंस का जो नेचर होता है सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में होता है। ये पहले ही बता चुके हैं, पहले सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में। इसके बाद लिक्विड में होता है, लिक्विड से भी कम किस में होता है, डिफ्यूजन इन सॉलिड, यानी सॉलिड में होता है। यानी सबसे पहले बात करें तो गैस में सबसे पहले डिफ्यूजन हो जाएगा, इसके बाद लिक्विड में होगा, लिक्विड के बाद सॉलिड में होगा। सबसे कम सॉलिड में होगा, उससे ज़्यादा लिक्विड होगा, लिक्विड से ज़्यादा गैस में होगा डिफ्यूजन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, सांद्रता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सांद्रता के बारे में। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। डिफ्यूजन इज फास्टर व्हेन द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, कहने का मतलब सांद्रता का अंतर जितना अधिक होगा, सांद्रता का अंतर कितना, यानी डिफरेंस जितना अधिक होता है उस विसरण उतना ही क्या होगा, तेज होगा। क्या होगा, तेज होगा। ये क्या होगा, सांद्रता हो गया। यानी सांद्रता के कारण भी क्या होता है, इफेक्ट होता है विसरण, डिफ्यूजन। इसके बाद प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें,
तो ये क्या होता है, इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है वो समझते हैं। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेज। दाब बढ़ाने से गैस का जो विसरण की दर वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है। अब है चेंज ऑफ स्टेट, यानी कहने का मतलब अवस्था परिवर्तन। अब ये स्टेट कैसे, मतलब कि जो अवस्था है वो कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइस का एग्जांपल ये तो समय फिर से भी ले रहे हैं। अगर थोड़ी देर अगर गर्मी में रखा जाए तो ये जो आइस है वो पिघल कर क्या बन जाएगी, ये कुछ देर बाद वो पानी बन जाएगी। ये जो ठोस अवस्था में था ये सॉलिड अवस्था में था। किस अवस्था में था, पहले सॉलिड अवस्था में जो था, अब वो बाद में लिक्विड अवस्था में बन जाएगा। क्या लिक्विड अवस्था में बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इस पर भी क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। किसका, टेम्परेचर का पड़ रहा है, प्रेशर का पड़ रहा है, ये सब पड़ रहा है। यानी पहले जो स्टेट था किसका स्टेट था, सॉलिड स्टेट में था, बाद में किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। ठीक है, जो बर्फ था वो सॉलिड में था, बाद में लिक्विड में आ गया। कि इसका जो स्टेट क्या हुआ, चेंज हो गया। जैसे कपूर को जलाइएगा, मान चलिए क्या एक कपूर है, कपूर को जलाइएगा आग से, किससे जलाइएगा, आग से जलाइएगा। जैसे ही आग से जलाइएगा तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट हवा में गैस के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये भाप की तरह क्या हो जाता है, उड़ जाता है गैस में। यानी डायरेक्ट सॉलिड में था, किस में था, ये कपूर जो था वो किस अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में था। ये डायरेक्ट किस अवस्था में चेंज हो जाएगा, गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा। यानी सॉलिड से गैस, इसका जो स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप समझते ये होता क्या अवस्था परिवर्तन। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर बाई ए चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। कहने का मतलब पदार्थ अपने तापमान या दाब में परिवर्तन द्वारा एक रूप में दूसरे रूप में बदल सकता है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। जैसे कोई सॉलिड में है, बाद में लिक्विड में हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो स्टेट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो चेंज ऑफ स्टेट कहलाएगा। जैसे कोई सॉलिड में था, गैस में बन गया, वो क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ स्टेट कहलाएगा, यानी अवस्था में परिवर्तन कहलाएगा। अब कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे मान चलिए अगर उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मान चलिए सॉलिड जो ठोस है, ठोस कोई भी मान चलिए कोई भी एक पदार्थ है वो ठोस अवस्था में, किसमें, ठोस अवस्था में, वो डायरेक्ट लिक्विड अवस्था में आ गया, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। जैसे बर्फ था, बर्फ पिघल कर पानी में चला गया, यानी द्रव अवस्था में चल गया। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है, गलन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद समझते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर लिक्विड है, फिर से अगर सॉलिड हो गया, मान के चलिए पानी है, उसको जाकर फ्रिज में रख दिया, वो बर्फ बन गया। पानी से बर्फ बनना क्या कहलाएगा, तो फ्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब होता है जमना, क्या, जमना। अगर ठोस अवस्था में बर्फ से अगर पानी बन गया तो मेल्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। अगर पानी से बर्फ बन गया तो फ्रीजिंग कहलाएगा। इतना बात आपको याद रखनी है। अगर लिक्विड अवस्था में है, वो अगर डायरेक्ट गैस अवस्था में चल जाए तो क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो वाष्पीकरण कहलाएगा। जैसे हम बात करें, पानी को गर्म किया जाए, बहुत ज़्यादा हीट किया जाए, तो पानी डायरेक्ट किस में उड़ जाएगा, गैस भाप बन के उड़ जाएगा, तो उसे वेपोराइजेशन कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद मान के चलिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलिए गैस अवस्था में, किस अवस्था में है, गैस अवस्था में, अगर वो डायरेक्ट द्रव अवस्था में जाता है तो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है जैसे वर्षा का पानी। अगर हम खाना पका रहे हैं, क्या पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो वो गैस से बन के क्या हो रहा है, उड़ रहा है, तो वो किस अवस्था में था, गैस अवस्था में था। जब उड़ रहा था वो ऊपर में किस अवस्था में था, गैस अवस्था में था। और ऊपर जाकर गैस अवस्था में जाकर वो बादल बन गया। बादल के बाद क्या हुआ, पानी के रूप में क्या होने लगा, बरसने लगा। यानी गैस से किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। गैस से द्रव अवस्था में आना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट अगर ठोस अवस्था में अगर डायरेक्ट गैस में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, यानी उदरपातन कहलाता है। ठीक है। अगर गैस अवस्था से फिर सॉलिड अवस्था में, सॉलिड से अगर गैस आए तो सब्लिमेशन, लेकिन गैस से फिर सॉलिड आ जाए तो रिवर्स सब्लिमेशन। इसी का उल्टा हो जाएगा, इसका सब्लिमेशन तो इसका हो जाएगा रिवर्स सब्लिमेशन, यानी प्रतिलोम उदरपातन। ठीक है। तो डे 1 में आज इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।